Good morning, everyone. My name is Prakash Kandpal, and I am here trainer for data analytics in Viliga Services. So, students, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, that is introduction to data analytics. बेसिकली आज हम लोग जानेंगे बेसिकली एग्जैक्टली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है और क्या इसका पर्पस है, क्यों जो है इसकी रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, ये सब हम बेसिकली आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ठीक है. So first of all, we must know about the data and information. Basically, computer जब भी टर्म यूज होती है, हमें ये दोनों टर्म्स के बारे में एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क है. सो फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली दैट इज डेटा. तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि डेटा से यहाँ पे जो मतलब है बेसिकली दैट इज रॉ फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस. जो डेटा होता है बेसिकली, जो भी आप फेड कर रहे हैं या आपके पास कहीं से रिसीव हो रहा है डेटा, दैट इज रॉ फैक्ट्स. वो रॉ होता है. ठीक है. एंड बेसिकली उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और जो प्रोसेस करने के बाद जो आउटकम हमारे पास आता है या आउटपुट हमारे पास रिसीव होता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो डेटा बिफोर प्रोसेसिंग, सेम थिंग को आप डेटा कह रहे हैं, और प्रोसेसिंग के बाद यानी कि जब उस पे काम कर लिया गया है तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है. ठीक है. डेटा एनालिटिक्स का पर्पस भी यही है. बेसिकली व्हाट वी हैव ओनली एग्जैक्टली डेटा हमारे पास होता है, और हम लोग उसे जो है प्रोसेस करने डिफरेंट मेथड्स है उसके लिए जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. डिफरेंट मेथड से प्रोसेस करने के बाद बेसिकली उससे इंसाइट्स, आउटकम्स और कंक्लूजन निकालते हैं. इनसाइट्स का मतलब है कि उसके अंदर जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि डेटा इज ओनली अबाउट फिगर्स होते हैं. उन फिगर्स से जो भी आउटकम्स जो है निकाले जा सकते हैं, वो सब पॉसिबल कंक्लूजन्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. तो जो डेटा एनालिस्ट होता है, उसके जॉब का जो मेजर टास्क है वो यही है कि डेटा को प्रोसेस करके, डेटा को डिफरेंट मेथड से प्रोसेस करने के बाद उससे इनसाइट्स, आउटकम्स और कंक्लूजन निकालना. तो दिस इज द ओनली पर्पस, राइट. तो हमें इसको आगे समझना है. तो डेटा और इंफॉर्मेशन में हमें डिस्टिंग्विश जो है करना आना चाहिए. ठीक है. ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो गाइज, आगे एक और इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मस्ट है कि पता होनी चाहिए. डेटा कलेक्शन मेथड्स की अगर हम बात करें, तो जो बेसिकली दो तरह से हम लोग डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं. देयर आर टू सर्टेन, दो मेथड्स है हमारे पास. एक ऑनलाइन मेथड होता है और एक ऑफलाइन मेथड. ठीक है. बेसिकली ऑनलाइन मेथड यानी कि आज की डेट में देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट पे एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. हर चीज ऑनलाइन होता है जा रहा है, चाहे आपकी ई टिकटिंग हो या आपकी रिटेल शॉप्स हो. यानी कि हर एक एक्टिविटी जो आज से पहले शायद आप इंटरनेट पे नहीं करते हैं, अब इंटरनेट पे करना शुरू कर रहा है अपने. तो इतनी जो इस लेवल पे जब वहां पे ट्रांजेक्शन होंगे, तो आप खुद सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है. तो वो सब कलेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, उसके लिए यूज किए जाते हैं डेटाबेसेस. ठीक है. ऑनलाइन जितने भी एप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स की, तो वो सब जो डेटा अपना स्टोर करते हैं वो डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं. इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि माई एसक्यूएल, सीक्वल का नाम आपने सुना होगा. इसके अलावा ओरेकल हो गया आपका, एज्योर है, एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्विसेज है, एज्योर एडब्ल्यूएस की, अमेजन की. इसके अलावा एमएस एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड है. ठीक है ना. तो ये मेथड्स हैं जो ऑनलाइन मेथड से बेसिकली डेटा को कलेक्ट करने के या लिंकिंग करने के लिए. ठीक है. दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास डेटा के ऑर्गेनाइजेशन और कलेक्शन का, वो होता है गाइस दैट इज ऑफलाइन मेथड. इन जनरल अक्सर ये होता है कि हम लोग किसी कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली आपका अगर काम कम है या एक छोटा बिजनेसमैन है, अगर उसे डेटा कलेक्ट करना है तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैठ के एक एक्सेल शीट बना लेता है. इवन हम लोग इसे घर में भी अपना पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट अगर हमें करना होता है, तो हम अपने पर्सनल लैपटॉप में एक्सेल फाइल में उसे मैनेज करते हैं, राइट. तो इस तरह से अगर डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, लाइक एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया. इस तरह के और कोई थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं जिनमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन हमेशा याद रखिएगा डेटाबेसेस से लिंकेज होता है. ठीक है. जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन प्लेस कर रहे हैं और कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, वो कलेक्ट होती है किसी उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर सोर्स के डेटाबेस के अंदर. वेयर ऑफलाइन में आपका जो पर्टिकुलर डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है या डेटा एंट्री आप कर रहे होते हैं. तो दीज आर द टू मेथड्स. तो जब भी आपके पास यहाँ पे एनालाइजेशन के लिए डेटा होगा, इन्हीं दो मेथड से वो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा. ये बात याद रखें आप लोग. ठीक है.
एंड द प्रोसीजर हमारा जो रहेगा डेटा एनालिटिक्स का बेसिकली वो यही है कि रॉ फैक्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उससे प्रेडिक्शंस करते हैं और कंक्लूजन और डिसीजन निकालते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सके, ठीक है ना। बेसिकली जिस भी क्लाइंट के लिए या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं, जिसका डेटा हम बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो उससे हम जो है बेसिकली आउटकम्स निकाल के उन्हें देते हैं, ताकि जो भी किसी तरह के अगर लूप होल्स हैं, किसी तरह का ड्रॉबैक अगर कहीं पे है, कहीं पे कुछ इश्यू है, कंसर्न है, तो उसको रेज करना हमारा काम है, ताकि बिजनेस मैनेजमेंट उस पर वर्क कर सके, ठीक है। तो ये हमारा ओनली पर्पस होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि एग्जैक्टली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, डेटा एनालिटिक्स है क्या। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डेटा इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। जो बात मैं अभी तक आपको बता ही रहा था कि एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा सेट को एग्जामिन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक से। एग्जामिन करने के बाद हमारा जो काम होता है ट्रेंड्स निकालना, ट्रेंड्स और ड्रॉ कंक्लूजन को ड्रॉ करना। बेसिकली इसके लिए हम ग्राफ और चार्ट्स की हेल्प लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अगर हम इसको विजुलाइज कराते हैं तो हम इसके लिए ग्राफ्स एंड चार्ट्स बनाते हैं, और जैसे ही हम ये ड्रॉ करते हैं हमारे पास कंक्लूजन खुद ब खुद सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो जॉब रहेगा हमारा काम रहता है, ठीक है ना। बेसिकली द पर्पज इज कि कंक्लूजन निकालना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली जो हमारा डेटा सेट होता है, जो कि न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, बेसिकली नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम विजुअलाइज कराते हैं। तो विजुअलाइज नंबर्स को विजुअलाइज कराने का एकमात्र मेथड यही है कि हम उसके जो है सकते हैं। इट इज पॉसिबल बेसिकली, बट द पॉइंट इज कि विजुअलाइजेशन करने का एक पर्पज है, और ये एक साइंटिफिक मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ इसके बारे में। बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इंसान का जो दिमाग होता है, वो नंबर्स से ज्यादा ग्रैब अच्छे से कर पाता है विजुअलाइजेशंस को। बेसिकली इमेजेस को हम हमारा जो माइंड है वो अच्छे से जो है क्या कर पाता है, प्रोसेस कर पाता है। सो दिस इज द ओनली पर्पस कि हम लोग, ये भी एक रीजन है इसमें कि विजुअलाइजेशन को इतना प्रेफर किया जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डेटा एनालिटिक्स का जो फील्ड है, वो इतना बूम इस समय इसीलिए कर रहा है क्योंकि हर एक कंपनी जो है, बेसिकली डेटा का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है डे बाय डे, तो हर कंपनी को जरूरत पड़ रही है डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट की। तो इसीलिए डेटा एनालिटिक्स का फील्ड इतना जो है ग्रो कर रहा है। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इस समय अगर फील्ड है वो डेटा एनालिटिक्स का है गाइस, ठीक है। अगर हम बात करें, इस चीज को डिस्कशन में लाएं कि डेटा का साइज इतना बड़ा क्यों हो रहा है, तो इसके मेजर दो फैक्ट्स हैं गाइस। फर्स्ट इज कि रैपिड ग्रोथ ऑफ बेसिकली पॉपुलेशन। आपको भी पता है बेसिकली, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हम नंबर 2 हैं इस समय पॉपुलेशन में, और डे बाय डे जो है ग्रोथ बढ़े जा रही है, ठीक है। जो पब्लिक है उसका जो नंबर्स है वो बढ़ता जा रहा है, जितने लोग उतने ट्रांजेक्शन्स ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। तो डेटा का साइज जो है डे बाय डे बढ़ा जा रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजीज भी उसी तरह की आ रही है। लाइक आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड यू हैव हर्ड अबाउट द IoT। एंड इसके अलावा हमारे पास और भी टेक्नोलॉजीज लाइक बिग डेटा, हडूप, इस तरह की टेक्नोलॉजीज, ये सारी डेटा ओरिएंटेड ज्यादा है, क्योंकि डेटा का साइज गाइस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने का मैकेनिज्म जो है प्रिपेयर किए जा रहे हैं, और उसको एनालाइज करने का काम हमारा रहेगा, डेटा एनालिस्ट का रहेगा, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम लोग जो है डेटा को, यानी कि हमारा जो काम होता है, हम हमारे पास रॉ फैक्ट्स आते हैं, डेटा आता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो कि ठीक है ना। बेसिकली उस डेटा को लेके हम उसको विजुलाइज करते हैं, ताकि वो एक तरह से वो खुद ब खुद बोले। यानी कि कहने का मतलब है हम उसको इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो जो भी उसके अंदर है वो खुद ब खुद बोलने लगता है। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ्स एंड चार्ट्स यानी कि विजुअलाइजेशन की हेल्प लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यही चीज है, और यहाँ पे नीचे यही जो है मैंने पॉइंट मेंशन किया है, जो मैं आपको अभी तक एलिब्रेट कर रहा था, कि एनालिटिक्स की हेल्प से हम लोग बेसिकली पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, किस तरह की चीजें चल रही है मार्केट में, क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये सब चीजें ये इस तरह का जो डायग्नोस्टिक होता है, ये हम लोग कर रहे होते हैं, डेटा एनालिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही जो है डेटा एनालिस्ट के जॉब का टास्क होता है बेसिकली। उसके लिए अलग अलग होते हैं, लाइक अलग अलग प्रोफाइल और अलग अलग डोमेन में जो है डेटा एनालाइजेशन किया जाता है। जैसे कि हो सकता है सेम कंपनी के लिए कुछ लोग सेल्स में काम कर रहे हो, कुछ लोग सेल्स का के डेटा पे काम कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है फ्रॉड्स के डेटा पे, यानी कि ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको जज करने के लिए जो है अलग से डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे भी डिस्कशन में आती रहेंगी, ठीक है।
ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक रिटेल बिजनेस का एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। जैसे कई सारी ई रिटेल शॉप होती हैं, लाइक आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, इसके अलावा यू हैव हर्ड अबाउट द फ्लिपकार्ट बेसिकली, ठीक है। और ई रिटेल लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो 2008 के बाद और 8 टू 10 2010 के बाद से बहुत ही ज्यादा जो है रैपिड ग्रोथ हुआ है इंडिया में। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ऊपर नाम फिर अमेज़न का भी आता है, ठीक है ना? और अगर हम अमेज़न को ही ले लें तो लगभग जो एज़ पर माय बेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसा बताया जाता है कि 1 करोड़, अराउंड 1 करोड़ प्लस जो है इसमें जो है सेलर्स रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट पर, ठीक है? 1 करोड़ सेलर्स रजिस्टर्ड है गाइस, एज़ वेल एज़ ऐसा बताया जाता है 15 करोड़ प्लस प्रोडक्ट्स जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है? आप लोग खुद इस फिगर को सोच के देखिए कि एक दिन में हम लोग कितने ऑर्डर प्लेस कर लेते होंगे वहाँ पे, ठीक है ना? तो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा साइज़ होता होगा, उसको केवल डेटा को कलेक्ट करके और देख के कोई भी एनालाइज़ नहीं कर सकता गाइस, ठीक है ना? तो उसको एनालाइज़ेशन के लिए ज़रूरत है, ठीक है ना? वहाँ पे टूल्स की रिक्वायरमेंट है और तभी जो है डेटा को एनालाइज़ किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अब करते क्यों है ऐसा, या अमेज़न या फ्लिपकार्ट को बेसिकली एनालाइज़ेशन की ज़रूरत क्यों है? तो इसके 2-3 रीज़न्स हैं गाइस, लाइक यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने रेज़ किया है, दैट इज़ ट्रैकिंग इन्वेंटरी, ठीक है? बेसिकली इन्वेंटरी को ट्रैक करने के लिए, ऐसा ना हो कि ऑर्डर प्लेस हुए जा रहे हैं और इन्वेंटरी यानी कि जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। ठीक है ना? तो बेसिकली इन्वेंटरी को का ऑडिट करने के लिए या उसको ऑन द गो रेडी रखने के लिए उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम तो इन्वेंटरी ट्रैक किया जाता है, ठीक है? डेटा एनालाइज़ेशन करने के बाद कितने ऑर्डर प्रोसेस में स्टॉक में कितना था, तब जाके आपको पता लगता है कि स्टॉक में बचा कितना है, ठीक है? इसके अलावा आइडेंटिफाइंग परचेज़ हैबिट्स, ठीक है? बेसिकली कस्टमर किस तरह की चीज़ें खरीदना पसंद करता है, ठीक है? बेसिकली ये भी कुछ ऐसा है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ऐप यूज़ करते हैं ई-रिटेल शॉप, तो जिस तरह का आइटम आप सर्व करते हैं, अक्सर हो सकता है आपको क्लोथिंग ज़्यादा पसंद है, तो या फिर आपको लाइक गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोग देखते होंगे जब भी आप ऐप खोलेंगे आपको वो गैजेट्स के सजेशन दिखाने लग जाता है। बिकॉज़ उसको आपकी परचेज़ हैबिट्स, वो आपके ऑर्डर हिस्ट्री उसके पास है और उससे वो जज कर लेता है कि ये जो कैंडिडेट है, ये बेसिकली गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो आपको वो नए-नए गैजेट्स सजेस्ट करता रहता है। और हद तो तब हो जाती है जब आप कोई दूसरी ऐप खोलते हैं, उसमें एडवर्टाइज़मेंट में भी आपको वही प्रोडक्ट दिख रहा होता है, जो थोड़ा देर पहले आप अमेज़न के ऐप में देख रहे थे, ठीक है? तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है डेटा एनालाइज़ेशन से बेसिकली, ठीक है? तो वो आपकी परचेज़ हैबिट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस तरह के एलिमेंट्स आप खरीदना पसंद करते हैं, बाय करना पसंद करते हैं, ठीक है? थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका एंड यूजर ट्रेंड्स, बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि एंड यूजर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आजकल लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं। जैसे क्लोथिंग की अगर बात करें तो आपको भी पता है विंटर्स में अलग तरह के क्लोथिंग ज्यादा सेल्स होते हैं, समर में अलग तरह के, ठीक है? तो ये सब चीजें देखा जाता है कि एंड यूजर क्या खरीदना पसंद कर रहा है, या हाल फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चीजें ज्यादा परचेज की जा रही है, उस तरह की चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना? इससे पता लगाने से मतलब ये है कि फिर उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा ताकि जो है और ज़्यादा सेल्स बढ़ाई जा सके, ठीक है? 4th पॉइंट पे आते हैं गाइस, देन इट्स अबाउट पैटर्न्स, बेसिकली किस तरह की चीज़ें खरीदता है इंसान और कैसे-कैसे खरीदता है। लाइक गर्मियों में जैसे कि आपको पता है समर्स में बेसिकली रेफ्रिजरेटर, ठीक है? ठंडा करने वाली जो चीज़ें होंगी बेसिकली कूलिंग से रिलेटेड वो ज़्यादा बिकती है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्मी जो है हीटर, गीज़र्स इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो ये इट्स अबाउट पैटर्न्स बेसिकली, क्योंकि इंडिया में वैसे भी जो बेसिकली जो वेदर है उसका सिनेरियो सब जगह अलग-अलग चलता है और साल भर वेदर ही बदलता रहता है। तो उस तरह से उसका पैटर्न एक तय हो जाता है कि इस महीने ये चीज़ें ज़्यादा बिकती है, इस मंथ ये वाली चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न बेसिकली वो लोग जो है इन चीज़ों को प्लान करते हैं। डेटा एनालाइज़ेशन से ये आउटकम्स निकाला जाता है और प्लान किया जाता है कि किन स्टॉक में क्या रखना चाहिए और उस तरह की चीज़ें रखी भी जाती हैं। ठीक है? 5th पॉइंट है रिकमेंडिंग परचेज़। बेसिकली ये वही चीज़ है जो मैं थोड़ा देर पहले आपको बता रहा था। जब आपकी परचेज़ हैबिट जज कर लेते हैं, तो आपको उस तरह की चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। अगर आप क्लोथिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप जब भी ऐप खोलते हैं, तो आपको क्लोथिंग ही दिखाएगा। ठीक है ना? वही रीज़न है। तो ये होता है रिकमेंडिंग परचेज़। फिर आता है डिटरमाइनिंग प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिकली ये जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी खपत है, क्या कितना प्रोडक्ट बिक रहा है। चीज़ें जो ज़्यादा बिकती हैं ऑब्वियसली आपको पता है उसके रेट हाई होते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स जो कम बिकते हैं, उनके रेट डाउन होते हैं। तो ये उसके लिए भी प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है डेटा एनालाइज़ेशन, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफाइंग एंड स्टॉपिंग फ्रॉड्स। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा बेसिकली
कि आज की डेट में जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज जब से बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी हैं, ठीक है ना? ऑनलाइन एक्टिविटी ज़्यादा परफ़ॉर्म हो रही है, तो एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है कि फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है? ये हर एंड पे होते हैं। अगर हम ई-रिटेल शॉप की बात करें, तो चाहे वहाँ पे सेलर है, चाहे एक बायर है और चाहे एक बीच का एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं डिलीवरी पार्टनर, चाहे डिलीवरी पार्टनर है। ये तीनों फेजेस पे आपको बता दूं फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है? तीनों ही लेवल्स पे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी डेटा एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है? तो ये 7 पॉइंट्स है गाइस, जो मैंने एक रिटेल बिजनेस के सेंस में आपको बताए हैं कि रिटेल बिजनेस को क्यों रिक्वायरमेंट है डेटा एनालाइजेशन की, ठीक है? तो इस तरह से इनको बेसिकली इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से डेटा एनालाइजेशन किया जाता है, ठीक है? ये चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। सो यू कैन सी दैट बेसिकली ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने ये सिंगल लाइन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेसिकली, दैट इज बेसिकली डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज मोस्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस एसेट, ठीक है? डेटा और एनालाइजेशन जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है गाइज, किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है। और हमारे जो डीलिंग है यानी कि जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो डेटा और इंफॉर्मेशन से ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है ना? सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं अपने पास और उसे प्रोसेस करने के बाद इस तरह के आउटकम्स बनाते हैं, जो कि आप राइट हैंड पे देख रहे होंगे। यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना है विजुअलाइजेशन का, जिसमें कि कुछ फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, चार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह के फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चार्ट से बहुत आसान हो जाता है गाइज फिगर्स और सिनेरियो को समझाना, ठीक है? इस तरह के केपीआईज होते हैं, की पॉइंट इंडिकेटर्स, कुछ फिगर्स जो होते हैं बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें इस तरह से हाईलाइट किया जाता है। इसके लिए ये जो विजुअलाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स वी विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पढ़ते हैं। इसके अलावा टैबलू एक टूल है जिसके हेल्प से विजुअलाइजेशन किया जाता है। ये सब जो है डेटा एनालाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे मूव करते हैं। सो बेसिकली अगर डेटा एनालिटिक्स की बात करें हम लोग, तो इसकी 5 कैटेगरीज होती है गाइस। देयर आर 5 कैटेगरीज और फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, सेकंड इज डायग्नोस्टिक, थर्ड इज प्रिडिक्टिव, फोर्थ इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड द फिफ्थ वन इज कॉग्निटिव, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जो भी आप एनालाइजेशन करें गाइस वो डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है? वो चीजें ऐसी हो कि एलिब्रेट हो रही हो, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? इसके लिए मैनुअल कुछ नहीं करना है, बेसिकली ये सब काम हम टूल्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है? तो डिस्क्राइब करता हुआ सा होना चाहिए, क्योंकि डेटा फिगर्स जैसे मैंने कहा वो तो नंबर्स है केवल, लेकिन हमारा काम है कि उसको इस तरह से मोल्ड करते हैं हम लोग टूल्स की हेल्प से कि वो डिस्क्राइब कर रहा होता है हर एक चीज, हर एक सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अगर कहीं अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, कहीं बेकार परफॉर्म किया जा रहा है, परफॉर्मेंस वर्स्ट है, तो वो भी दिखाया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब्ड होना चाहिए हर चीज, ठीक है? उससे एनालाइजेशन का मेथड ही वही है कि भाई ताकि जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो इजीली चीजों को ग्रैब कर सके, समझ सके कि किस पॉइंट पे उन्हें हिट करना है, कहां पे उन्हें काम करने की जरूरत है, ठीक है? सेकंड पॉइंट आता है गाइस, दैट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक, ठीक है? डायग्नोस्टिक इन द सेंस ये कुछ कुछ ऐसा है कि जब आपके पास डेटा आया और आपने एनालाइजेशन शुरू किया तो आप फिर उसको इस नेचर से देखते हैं जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, ऑब्वियसली डेटा आया है तो आपको उसी नजर से उसे देखना है, और जो जो डायग्नोस्टिक का मतलब है कि उसको जज करना है, उससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन्हें फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो आप पहले सबसे पहला काम है प्रॉब्लम फाइंडिंग, यानी कि फॉल्ट डिटेक्शन, कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, लूप होल्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, इस तरह की चीजें, ये सब आ जाता है डायग्नोस्टिक में, ठीक है? तो सेकंड फेज ये रहेगा। थर्ड टाइप की जब हम बात करते हैं दैट इज प्रिडिक्टिव। जो डेटा एनालाइजेशन होता है उसका जो नेचर होता है वो प्रिडिक्टिव होता है। प्रिडिक्टिव इन द सेंस प्रिडिक्शन देना। अब प्रिडिक्शन देने का कोई ना कोई बेस होता है गाइस, ठीक है? इसको कुछ ऐसा लेते हैं कि बेसिकली जो प्रिडिक्टिव नेचर है ये आता है हिस्टोरिकल डेटा पे बेस। ऑब्वियसली जब आपके पास डेटा होगा तो वो हिस्टोरिकल होगा। लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट ऑफ 5 ईयर सेल्स, ठीक है? आपके पास 5 साल का सेल्स का डेटा है, आप उसे देख के इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल कितनी सेल होने वाली है, लाइक, या इस मंथ कितना कैसा रहेगा, क्योंकि आपके पास उस सेम मंथ का पिछले 5 साल का डेटा है। तो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए आप जो जजमेंट पास करते हो उसी को कहा जा रहा है नेचर में प्रिडिक्टिव। आप प्रिडिक्शंस दे रहे हो, ठीक है? और आपको ये भी बता दूं, इस तरह की प्रिडिक्शंस के सही होने के ज्यादा चांस होते हैं, यानी कि ये जो प्रिडिक्टिव है इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप प्रिडिक्शन दे रहे होंगे वो सही साबित होती है, ठीक है?
फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं गाइस, एंड देन वी हैव द प्रिस्क्रिप्टिव। बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव ये है कि जब आपने डायग्नोस किया, तो डायग्नोस करने के बाद आपको कुछ इश्यूज मिले, कुछ फॉल्ट्स मिले, कोई दिक्कतें मिली, उन इश्यूज को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सजेशन भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप डेटा एनालाइजेशन है। डेटा एनालिस्ट वो पर्सन होता है गाइस, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो डेटा को सबसे अच्छे से जानता है, जो डेटा के सबसे नजदीक होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, आप लोग जो भी कंक्लूजन्स देते हैं किसी बिजनेस मैनेजमेंट को, वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और एक्नॉलेज किए जाते हैं, क्योंकि डेटा को इतने क्लोजली किसी ने नहीं देखा होता है जितना कि आपने। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्टिव यही है कि आपको फॉल्ट्स पता चले, इश्यूज पता चले, नाउ यू कैन रिकमेंड कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है अगर इस चीज को इंप्रूव करना है। ठीक है, ये चीज है। एंड लास्ट आता है गाइस, दैट इज कॉग्निटिव। ये थोड़ा सा अलग है। कॉग्निटिव इन द सेंस, ये कुछ कुछ ऐसा है, लाइक इसमें भी प्रिडिक्शन आप देते हैं, लेकिन इसका कोई बेस नहीं होता है। ठीक है, ये रियल टाइम बेसिस पे आप कोई प्रिडिक्शंस देते हैं, और लेट्स से आप कह दो कि 2 महीने बाद लॉकडाउन लग जाएगा, उसके हिसाब से आपने कोई प्रिडिक्शन दे दी, जबकि उसका कोई बेस नहीं है बेसिकली। और यहाँ पे कॉग्निटिव नेचर में जो आप प्रिडिक्शंस देते हो, बेसिकली ये भी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन है, लेकिन जो प्रिडिक्टिव था उसमें बेसिकली बेस था हिस्टोरिकल डेटा। बट कॉग्निटिव में क्या होता है कि आप जो प्रिडिक्शंस दे रहे होते हो, बेसिकली वो उसके चांस गलत होने के भी उतने ही हैं जितने की सही होने की, यानी इट्स काइंड ऑफ 50-50। ठीक है, ये गलत भी साबित हो सकता है और सही भी। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं गाइस डेटा एनालिटिक्स की, जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। सो गाइज, अब हम बात कर रहे हैं रोल्स ऑफ डेटा, यानी कि रोल्स इन डेटा, डेटा में क्या क्या रोल्स रहने वाले हैं इस फील्ड में। आप जो कोर्स यहाँ पे मुझसे स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज डेटा एनालिस्ट। ठीक है, और इसका जो एग्जाम कोड है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम कोड है, बेसिकली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे DA 100 लिखा हुआ है बेसिकली। एंड द पॉइंट इज, बेसिकली ये पहले हुआ करता था DA 100, बट अभी इसका एग्जाम कोड चेंज हो चुका है, इट्स PL 300 नाउ। मैं आपको बता दूं, ये लास्ट मंथ ही चेंज हो चुका है, 2 महीने करीब हो चुके हैं, 2 से 3 महीने। अब इसका एग्जाम कोड PL 300 है। तो डेटा एनालिस्ट का आप एग्जाम इसमें कर सकते हैं। इससे आगे अगर करियर में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपका डेटा इंजीनियर आता है। बेसिकली डेटा एनालिस्ट केवल एनालाइजेशन करते हैं डेटा का, ठीक है ना। और बट द पॉइंट इज, बेसिकली अगर हम बात करें डेटा इंजीनियर्स की, तो वो बेसिकली डेटा को हाई लेवल पे उसकी प्रूफिंग, अगर उसमें एरर्स हैं, इश्यूज हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो उनको डील करते हैं। ठीक है, देन इससे ऑनवर्ड आते हैं डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट बेसिकली एल्गो लेवल पे, एल्गोरिथम लेवल पे जो है काम कर रहे होते हैं डेटा पे, डेटा को डिग इन करके लाना, उसको मैनेज करना, उसमें हायर लेवल के अगर कुछ एक्यूरेसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उस पे वो काम करते हैं। तो बेसिकली दीज 3 आर बेसिकली रोल्स इन डेटा। और ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है गाइस, बता दूं आपको। और ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन मेथड्स में डेटा डेटाबेसेस में स्टोर होता है, तो ये उसी के एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है। थोड़ा सा ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर मैं कहूँ कि ये फील्ड है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड है, और बेसिकली जिसने जो है डेटाबेस की स्टडी की होती है अच्छे से सर्वर लेवल पे, ठीक है ना, तो वो पर्सन या कैंडिडेट इसके लिए ट्राई कर सकता है डेटाबेस के लिए। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को नॉलेज होता है डेटाबेस सर्वर्स का, और साथ ही साथ सीक्वेल या ओरेकल डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस है उनका भी, उसे टेक्नोलॉजीज जो डेटाबेस की है उनका भी नॉलेज होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोफाइल होता है गाइस बिजनेस एनालिस्ट का, ये लगभग लगभग इक्विवेलेंट होता है आपके डेटा एनालिस्ट के। और बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली एग्जैक्टली जो होता है प्रोफाइल, दिस इज फॉर, ये कुछ-कुछ बराबर है डेटा एनालिस्ट के, और ये मैनेजमेंट से रिलेटेड जिन कैंडिडेट्स ने पढ़ाई की होती है, ज़्यादातर उन्हें प्रेफ़र किया जाता है। लाइक इफ यू हैव डन BBA, MBA, कंपनीज़ इसमें इन्हें प्रेफ़र करती हैं, PGDM। और कुछ कंपनी बेसिकली अल्टीमेटली इनसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्हें डेटा एनालिस्ट का जो काम है वो आना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करियर में आप आगे मूव कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस या डेटा एनालिस्ट, देन डेटा इंजीनियर एंड देन डेटा साइंटिस्ट। इस तरह से करियर में आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है, आप इस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। सो यहाँ पे मैंने टास्क मेंशन किए हैं, बेसिकली डेटा एनालिस्ट के टास्क क्या होते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज प्रिपेयर, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग डेटा। ठीक है,
बेसिकली प्रिपरेशन से क्या मतलब है गाइस, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। समहाउ कभी-कभी ऐसा होता है कि डेटा एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, उसमें एरर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि डेटा पूरी तरह से क्लीन क्रिस्टल नहीं होता। तो हमारा पहला काम होता है यहाँ पे उसको प्रिपेयर करना, ठीक है? यानी कि उसमें जो भी एरर्स, इश्यूज हैं, उनको टैकल करना, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे यहाँ पे और उसकी हेल्प से इसकी प्रूफिंग करेंगे। इसके अलावा देन मॉडलिंग आता है सेकंड फेज, हमारा जो टास्क होता है वो मॉडलिंग से रिलेटेड है। अब मॉडलिंग से मतलब ये है कि डेटा कई बार डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में होता है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे डेटाबेसेस हो, चाहे कोई ऑफलाइन टूल हो, अक्सर डेटा जो कलेक्शन के लिए प्रेफर्ड मेथड है वो टैबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है गाइस कि टेबल में डेटा अलग-अलग कलेक्टेड है, लेकिन वो आपस में रिलेशन रखता है, रिलेट करता है, यानी कि रेलेवेंट डेटा है। तो उस केस में गाइस उनको आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, जिन लोगों ने डेटाबेसेस या इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, उसे रिलेशनशिप कहते हैं बेसिकली, ठीक है? तो रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करना, ये सब काम आता है आपका मॉडलिंग के अंदर, ठीक है? तो दूसरा काम यानी कि पहले प्रिपेयर करते हैं हम लोग, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा डेटा क्वेरीज होती हैं, डेटा टेबल्स होती हैं, उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग एस्टेब्लिश करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है गाइस, दैट इज विजुअलाइज, ठीक है? विजुअलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया, जब डेटा प्रिपेयर हो गया तो जो बेस्ट मेथड है उससे आउटकम्स निकालने का या किसी को समझाना है अगर आप चाहते हैं, तो मैंने बताया जैसे कि ह्यूमन ब्रेन जो है विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छा ग्रैब करता है। तो यहाँ पे हम जो है विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का नाम आपको बताया, जो ज़्यादा पॉपुलर है, और टैबलू। इसके अलावा वैसे लगभग हर टूल में कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म है विजुअलाइज़ेशन का, तो वहाँ पे हम लोग विजुअलाइज़ करते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ की हेल्प से, ठीक है? वी विल क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और उसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से दूसरे के सामने रख पाते हैं, प्रेज़ेंट कर पाते हैं। तो ये हमारा टास्क रहने वाला है, ठीक है? फोर्थ जो हमारा टास्क होता है दैट इज़ एनालाइज़ेशन, यानी कि जब चार्ट्स और ग्राफ बना लिए, तो हम लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं, बेसिकली एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन्स देते हैं, क्योंकि हमें अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट करनी होती है बिजनेस मैनेजमेंट को या हमारे क्लाइंट को। तो वहां पे हम लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं, लाइक कहाँ पे इश्यूज हैं, कहाँ पे लूप होल्स हैं, ठीक है? इस तरह की चीजों को हम लोग डील करते हैं, राइट? इसके अलावा फिफ्थ जो पॉइंट आता है दैट इज अबाउट मैनेज, इट्स मैनेजमेंट अबाउट दी बेसिकली जो एनालाइज्ड फाइल है आपकी, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना? बेसिकली आप एक चीज़ समझिएगा, आपने हर जगह सुना होगा डेटा इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना? आजकल डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी को लेके बहुत अवेयरनेस हो गई है, ठीक है ना? हम लोग कहते हैं डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एंड ऑल दैट, थ्रेट्स हैं ये, ठीक है? तो गाइज़ जब डेटा इतना इंपोर्टेंट है तो आपके पास डेटा नहीं है, आप ये बात याद रखिए। आप तो एनालाइज़ कर चुके हो उसे, अब तो वो इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग एक चीज खुद सोचिए कि जब डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंस रखता है, तो इन्फॉर्मेशन कितना सिग्निफिकेंस रखेगी, ठीक है? इट्स मोर देन ऑफ दैट। तो आपके पास तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पड़ा है पर्टिकुलर बिजनेस का। तो गाइस ये कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे ये जो मैनेज से मतलब है कि वो जो फाइल है या उसके जो राइट्स हैं, ये उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड लिखा गया है, यानी कि आप वो पर्टिकुलर फाइल केवल किसी राइटफुल ऑथोराइज पर्सन को ही अलाउ करेंगे, ऐसा ना हो कि आप किसी को भी उससे शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो मैनेज का मतलब यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो एनालाइज्ड फाइल से है कि आप उसे किसी के साथ शेयर ना करें, अननेसेसरी किसी को रिवील ना करें, नहीं तो थ्रेट हो सकता है, ठीक है? तो इट्स अबाउट डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है ना? कंपनीज बेसिकली इसके लिए भाई क्लॉज भी साइन कराती हैं आप लोगों से कि भाई आप डेटा को जो है बाहर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट्स है बेसिकली जो हमारे रोल होंगे, जो हमारा टास्क होता है एक किसी डेटा एनालिस्ट का, ये हमारा जॉब रोल होता है गाइस, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप मैंने अभी तक जो भी आपको बताया है, ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था, और आई होप ये प्रोडक्टिव रहा होगा, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। बेसिकली ड्यूरिंग दिस कोर्स आप ये सब चीज़ें सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से, लाइक वी लर्न अबाउट, हम लोग यहाँ पे एक्सेल सीखेंगे, एमएस एक्सेल सीखेंगे, एक्सेल से कैसे हम डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा एनालाइजेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी विल लर्न माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, वी विल लर्न टैबलू, देन आफ्टर पाइथन हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, मशीन लर्निंग हम सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से डेटा एनालाइजेशन सीखते हैं, ठीक है? तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि पावर बीआई डेस्कटॉप का यहाँ पे विजुअलाइजेशन बना हुआ है, यू कैन सी दैट ये एक इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है ना? इंटरेक्टिव वे में इसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ये सब चीजें जो होती है आप लोग ड्यूरिंग दिस कोर्स सीखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी और ये डिस्कशन जो है प्रोडक्टिव रहा होगा। आज के लिए इतना ही।
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।